अध्याय 1। गहरा लाल। दर्दनाक। कितना दर्दनाक। मेरा सिर बहुत बुरी तरह दुख रहा है। गुनगुनाहट से भरी एक भड़कीली और चमकदार सपनों की दुनिया तुरंत बिखर गई। गहरी नींद में सो रहे झो मिंगरुई ने अपने सिर में एक असामान्य धड़कता हुआ दर्द महसूस किया, जैसे किसी ने उसे बार बार एक डंडे से बेरहमी से मारा हो। नहीं, ये उससे भी ज्यादा था, जैसे किसी नुकीली चीज ने उसकी कनपटी को छेद दिया हो और फिर मरोड़ दिया हो। अपनी सुस्ती में झो मिंगरुई ने घूमने, ऊपर देखने और उठने की कोशिश की। हालांकि वो अपने अंगों को पूरी तरह से हिलाने में असमर्थ था, जैसे उसने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया हो। ऐसा लगता है कि मैं अभी भी जागा नहीं हूँ, मैं अभी भी सपने में हूँ। कौन जानता है, शायद अगला दृश्य ये होगा कि मैं सोचूं कि मैं पहले ही जाग चुका हूँ, लेकिन वास्तव में मैं अभी भी सो रहा हूँ। झो मिंगरुई, जो ऐसी मुठभेड़ों से अपरिचित नहीं था, उसने अंधेरे और भ्रम से उस पर पड़े बंधनों से बचने के लिए अपना पूरा ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। हालांकि अभी भी अपनी कल्पना में वो जो भी इच्छा शक्ति जुटा सकता था, वो एक क्षणभंगुर कोहरे की तरह अलौकिक थी। उसे अपने विचारों को नियंत्रित करना और आत्मनिरीक्षण करना मुश्किल लगा। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, उसने अपना ध्यान खो दिया, क्योंकि उसके मन में बेतरतीब विचार उभर आए। आधी रात में अचानक मेरे सिर में इतना भयानक दर्द क्यों होगा? और ये सच में दर्दनाक है। क्या ये सेरेब्रल हेमरेज जैसा कुछ हो सकता है? धिक्कार है, मुझे ये मत बताओ कि मैं कम उम्र में मरने वाला हूँ। मुझे जागना होगा अभी। पहले जितना दर्द क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है कि एक भूथरा चाकू मेरे दिमाग को काट रहा है। ऐसा लगता है कि नींद असंभव है। मैं कल काम पर कैसे जाऊंगा? मैं अभी भी काम के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? ये असली सिरदर्द है। बेशक मुझे छुट्टी लेनी होगी। मुझे अपने मैनेजर के बड़बड़ाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अरे, इस तरह से देखा जाए तो ये उतना बुरा नहीं लगता। ही, मुझे अपने लिए कुछ खाली समय मिल सकता है। धड़कते हुए दर्द ने झो मिंगरुई को घेर लिया, जिससे उसे धीरे धीरे निराकार शक्ति जमा करने की अनुमति मिली, जब तक कि वो अंततः अपनी पीठ को हिलाने और अपनी आंखें खोलने में सक्षम नहीं हो गया। वो अंततः अपनी कल्पना से मुक्त हो गया। उसकी दृष्टि पहले धुंधली हुई, फिर उसे एक हल्की गहरी लाल रोशनी ने ढक लिया। वो बस अपने सामने एक मजबूत लकड़ी की बनी अध्ययन मेज देख सका। ठीक बीच में मोटे पीले पन्नों वाली एक खुली नोटबुक थी। शीर्षक अजीब गहरे काले अक्षरों में आंखों को लुभाने वाले तरीके से लिखा गया था। नोटबुक के बाईं ओर करीने से व्यवस्थित किताबों का ढेर था, जिनकी संख्या लगभग 8 थी। उनके दाईं ओर की दीवार में धूसर सफेद पाइप लगे थे, जिन पर दीवार लैंप जुड़े हुए थे। लैंप में एक शास्त्रीय पश्चिमी शैली थी। ये एक वयस्क के सिर के आधे आकार का था, जिसमें पारदर्शी कांच की एक भीतरी परत और काले धातु से ग्रिड वाला एक बाहरी भाग था। लैंप के तिरछे नीचे एक काली स्याही की बोतल थी, जो एक हल्के लाल रंग की चमक से घिरी हुई थी। इसकी उभरी हुई सतह पर एक धुंधला परी का पैटर्न बना हुआ था। स्याही की बोतल के सामने और नोटबुक के दाईं ओर एक गहरे रंग का कलम रखा था, जिसका शरीर पूरी तरह से गोल था। उसकी नोक हल्की सी चमक रही थी, जबकि उसकी टोपी एक पीतल के रिवॉल्वर के ठीक बगल में रखी थी। एक बंदूक, एक रिवॉल्वर। झो मिंगरुई पूरी तरह से चौंक गया। उसके सामने रखी चीजें उसके लिए अपरिचित थीं। ये उसके कमरे जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। हैरान और भ्रमित महसूस करते हुए उसने पाया कि मेज, नोटबुक, स्याही की बोतल और रिवॉल्वर एक गहरे लाल रंग की ओढ़नी से ढके हुए थे, जो खिड़की से आने वाली रोशनी का परिणाम था। अवचेतन रूप से उसने ऊपर देखा और धीरे धीरे अपनी नजर ऊपर की ओर उठाई। हवा में एक गहरा लाल चंद्रमा काले मखमली पर्दे के पीछे ऊंचा लटका हुआ था, खामोशी से चमक रहा था। झो मिंगरुई को अनायास ही दहशत महसूस हुई और वो अचानक खड़ा हो गया। हालांकि उसके पैर पूरी तरह से सीधे होने से पहले उसके दिमाग ने धड़कते हुए दर्द के साथ विरोध किया। इसने उसे अस्थायी रूप से अपनी ताकत खो दी, क्योंकि वो बेकाबू होकर गिर गया। उसके कूल्हे भारी लकड़ी की कुर्सी पर जोर से टकराए। दर्द का बहुत कम असर हुआ। झो मिंगरुई खुद को सहारा देकर फिर से खड़ा हो गया। वो हड़बड़ी में घूम गया और उस वातावरण का आकलन करने लगा जिसमें वो था। कमरा बहुत बड़ा नहीं था, जिसके प्रत्येक तरफ एक भूरा दरवाजा था। सामने की दीवार के करीब एक नीचा लकड़ी का बिस्तर था। बिस्तर और बाईं ओर के दरवाजे के बीच एक अलमारी थी। उसके 2 दरवाजे खुले हुए थे और उसके नीचे 5 दराजें थीं। अलमारी के बगल में दीवार पर एक व्यक्ति की ऊंचाई पर वही धूसर सफेद पाइप था। हालांकि ये एक अजीब यांत्रिक उपकरण से जुड़ा हुआ था, जिसके कई स्थानों पर खुले गियर और बेयरिंग थे।
मेज के पास कमरे के दाहिने कोने में कोयले के स्टोव जैसी चीजें रखी थीं, साथ ही सूप के बर्तन, लोहे के बर्तन और अन्य रसोई के बर्तन भी थे। दाहिने दरवाजे के पार 2 दरारों वाला एक ड्रेसिंग मिरर था। उसका निचला हिस्सा लकड़ी का बना था और पैटर्न सरल और सादे थे। अपनी एक नज़र से झो मिंगरुई ने खुद को दर्पण में देखा, वर्तमान वाला। काले बाल, भूरी पुतलियां, एक लिनन की कमीज, दुबला पतला, औसत दिखने वाले चेहरे के भाव और एक काफी गहरी रूपरेखा। झो मिंगरुई ने तुरंत एक गहरी सांस ली, क्योंकि उसके मन में कई असहाय और भ्रमित अनुमान उभर आए। प्राचीन यूरोपीय शैली का रिवॉल्वर और पृथ्वी के चंद्रमा से अलग दिखने वाला गहरा लाल चंद्रमा केवल एक ही बात का मतलब हो सकता है। क्या मैं स्थानांतरित हो गया हूं? झो मिंगरुई ने अपना मुंह थोड़ा खोला। वो वेब उपन्यास पढ़कर बड़ा हुआ था और अक्सर ऐसे दृश्यों के बारे में कल्पना करता था। हालांकि जब उसने खुद को एक ऐसी स्थिति में पाया तो उसे क्षण भर के लिए स्थिति को स्वीकार करना मुश्किल लगा। ये शायद एक कल्पना से प्यार करने का मतलब था। 1 मिनट में झो मिंगरुई ने पहले ही खुद को कोस लिया था, जबकि अपनी प्रतिकूल स्थिति का अधिकतम लाभ उठाने की कोशिश कर रहा था। अगर अभी भी धड़कता हुआ सिरदर्द नहीं होता जो उसके विचारों को उत्तेजित लेकिन स्पष्ट कर देता, तो उसे निश्चित रूप से संदेह होता कि वो सपना देख रहा था। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कुछ गहरी सांसें लेने के बाद झो मिंगरुई ने घबराना बंद करने के लिए कड़ी मेहनत की। उस क्षण जब उसका मन और शरीर शांत हुआ तो यादें उसे घेरने लगीं, जैसे वे धीरे धीरे उसके दिमाग में दिखाई देने लगी। क्लेन मोरेट्टी, उत्तरी महाद्वीप के लोएन साम्राज्य, आवा काउंटी, टिंगेन शहर का एक नागरिक। वो खोए विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग से हाल ही में स्नातक भी है। उसके पिता शाही सेना के एक सार्जेंट थे, जिन्होंने दक्षिणी महाद्वीप के साथ एक औपनिवेशिक संघर्ष के दौरान खुद को बलिदान कर दिया था। शोक भत्ते ने क्लेन को एक निजी भाषा स्कूल में अध्ययन करने का अवसर दिया और उसके विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए नींव रखी। उसकी मां एवरनाइट देवी की भक्त थी। जब क्लेन ने खोए विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा पास की, उसी वर्ष उसकी मृत्यु हो गई। उसके एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन भी थी। वे एक साथ 2 बेडरूम वाले अपार्टमेंट में रहते थे। उनका परिवार अमीर नहीं था और उनकी स्थिति को कुछ हद तक अभावग्रस्त भी कहा जा सकता था। वर्तमान में परिवार का समर्थन केवल बड़े भाई द्वारा किया जा रहा था, जो एक आयात और निर्यात कंपनी में क्लर्क के रूप में काम करता था। एक इतिहास स्नातक के रूप में क्लेन ने प्राचीन फिसिक भाषा का ज्ञान प्राप्त किया, जिसे उत्तरी महाद्वीप की सभी भाषाओं का मूल माना जाता है। साथ ही हर्मीज भाषा का भी, जो अक्सर प्राचीन समाधियों में और बलि और प्रार्थना अनुष्ठानों से संबंधित ग्रंथों में दिखाई देती थी। हर्मीज भाषा। झो मिंगरुई का दिमाग हिल गया, क्योंकि उसने अपनी धड़कती हुई कनपटी को रगड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने मेज पर खुली नोटबुक की ओर देखा। उसने देखा कि पीले पड़े कागज पर लिखा टेक्स्ट अजीब से विदेशी, फिर विदेशी से कुछ परिचित, फिर कुछ पढ़ने योग्य में बदल गया। ये हर्मीज भाषा में लिखा गया टेक्स्ट था। गहरे स्याही से निम्नलिखित लिखा था, हर कोई मरेगा, मैं भी। झो मिंगरुई को अनायास ही दहशत महसूस हुई। वो सहज रूप से पीछे हट गया और नोटबुक और उस पर लिखे टेक्स्ट से दूरी बढ़ाने की कोशिश की। बहुत कमजोर होने के कारण वो लगभग गिर गया, लेकिन उसने हड़बड़ी में अपने हाथ बढ़ाए और मेज के किनारे को पकड़ लिया। उसे लगा कि आसपास की हवा अशांत थी, जैसे उसमें हल्की फुसफुसाहट गूंज रही हो। ये भावना वैसी ही थी जैसे बचपन में बड़ों से डरावनी कहानियां सुनते समय होती थी। उसने अपना सिर हिलाया, ये मानते हुए कि सब कुछ एक भ्रम था। झो मिंगरुई ने अपना संतुलन पाया और अपनी नज़र नोटबुक से हटा ली और सांस लेने लगा। इस बार उसकी नज़र चमकते हुए पीतल के रिवॉल्वर पर पड़ी। अचानक उसके मन में एक सवाल उठा। क्लेन के परिवार की स्थिति को देखते हुए उनके पास रिवॉल्वर खरीदने के लिए पैसे या साधन कैसे हो सकते हैं? झो मिंगरुई ने अपनी भौहें चढ़ाईं। गहरी सोच में उसने अचानक मेज के किनारे पर एक लाल हाथ का निशान देखा। उसका रंग चंद्रमा की रोशनी से गहरा था और ओढ़नी से बहुत मोटा था। ये खून का हाथ का निशान था। खून का हाथ का निशान? झो मिंगरुई ने अवचेतन रूप से अपने दाहिने हाथ को पलट दिया, जिसने मेज के किनारे को पकड़ा हुआ था। नीचे देखने पर उसने देखा कि उसकी हथेली और उंगलियां खून से सनी हुई थीं। उसी समय उसके सिर में धड़कता हुआ दर्द जारी रहा। हालांकि ये थोड़ा कम हो गया था, फिर भी ये लगातार जारी रहा। क्या मैंने अपना सिर फोड़ लिया? झो मिंगरुई ने अनुमान लगाया और घूम गया और एक टूटे हुए ड्रेसिंग मिरर की ओर चला। कुछ कदम चलने के बाद काले बालों वाला, मध्यम कद और भूरी आंखों वाला एक आकृति उसके सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दी। उस व्यक्ति में एक विशिष्ट विद्वत्तापूर्ण हवा थी।
क्या ये वर्तमान मैं हूं? क्लीन मोरिटी? झो मिंगरू एक क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। रात में अपर्याप्त रोशनी के कारण वो कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। वो आगे बढ़ता रहा जब तक कि वो दर्पण से टकराने से बस एक कदम दूर नहीं था। गहरे लाल रंग की ओढ़नी जैसी चंद्रमा की रोशनी का उपयोग करते हुए उसने अपना सिर घुमाया और अपने माथे के कोने की जांच की। दर्पण में एक स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई दिया। उसकी कनपटी पर एक विकृत घाव था जिसके चारों ओर जलने के निशान थे। खून घाव के आसपास लगा हुआ था और उसके भीतर भूरे सफेद मस्तिष्क के रस धीरे धीरे हिल रहे थे। कहानी जारी रहेगी।